चलिए बच्चों, अपन इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो मेटल होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इससे पहले की जो भी बातें थी वो वीडियो फर्स्ट के अंदर जो मिलेगी मेटल और नॉन मेटल वाले में, और इसी को जो है वो वीडियो सेकंड के रूप में अपन आगे की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको देख रहे हैं। तो ये बात जो आपने कर ली थी कि भाई किसी जो मेटल होती है उस मेटल को यदि किसी ए सिरे पर यदि आप उसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो उसका अगला सिरा जो बी होता है वो बी सिरे पर लगी आपकी जो मोम होती है वो पिघल जाती है। इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है कि ये जो मेटल है, इस मेटल से होती हुई ऊष्मा जो है वो आगे की ओर स्थानांतरित हो रही है। यानी कि सभी जो मेटल्स होते हैं वो मेटल क्या होते हैं, ऊष्मा के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें देखा कि उपयुक्त क्रियाकलाप से हमें पता चला कि धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक हैं और इनका जो गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। आप इस बात को भी नोट करें कि जो सिल्वर और आपका जो कॉपर है ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड्स आया है आपको कि इनका गलनांक जो होता है वो गलनांक उच्च होता है। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। यानी जब उनको पिघालना होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की इनको आवश्यकता पड़ती है, तब जाके ये धातुएं जो होती है वो पिघलती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन किसी पदार्थ का गलनांक यदि बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसको पिघालने के लिए उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सिल्वर और कॉपर ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। इनकी तुलना में यदि आप लेड को देखेंगे और आप मरकरी को देखेंगे तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे जो कहा है कि सभी धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन बेटा इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि कुछ इसके अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब ये है कि जो सामान्य सभी मेटल जो होती है वो जिस तरीके का व्यवहार करती है उस व्यवहार के कुछ उल्टा व्यवहार करने वाली कुछ मेटल्स होती है जो कि उसके अपवाद गिने जाते हैं। और यदि हम ऊष्मा के दृष्टिकोण से बात करें तो आपकी लेड और आपकी जो मरकरी है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं ये मेटल्स। तो ये जितने भी आपको अपवाद पूछे जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका प्रश्न जो है वो बन सकता है, क्योंकि सामान्यतः धातुएं जो होती है वो इस तरीके का व्यवहार करती है। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो अपना व्यवहार विपरीत प्रदर्शित करती है। ये बात जो आपने की वो की है ऊष्मा के आधार पर। अभी अपन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपन विद्युत के आधार पर, कि जो मेटल्स होते हैं वो विद्युत के आधार पर उनकी जो है वो प्रकृति, उनका नेचर जो है वो किस टाइप का होता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, यह आपका क्लिप लगा हुआ है, ये इसका ए सिरा है, ये आपका बी सिरा है। इसमें आप प्लस और जब माइनस को साथ में जोड़कर और इस परिपथ को आप पूरा करेंगे, ये आपका जो स्विच है वो ऑन स्थिति में है। यानी आप कभी स्विच को देखोगे तो एक स्थिति आपकी ऐसी मिलेगी, एक ऐसी मिलेगी। तो इस दोनों का मतलब है कि एक स्विच ऑफ है, दूसरा आपका स्विच ऑन है। और यहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ है इस बैटरी का, और इस तरीके से इसका पूरा परिपथ बन रहा है। जब हम लोगों ने इस क्लिप को प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए इसके जब आपने जोड़ा और आपका बल्ब जो है वो प्रदीप्त होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो वायर है जो ये चल रहा है ये कहीं ना कहीं इस बैटरी की जो आपकी विद्युत है वो इससे होकर चल रही है। इसका मतलब ये वायर जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी कि विद्युत इसमें से होके आगे प्रवाहित जो है वो हो रही है। तो इस डायग्राम के थ्रू अपन इस बात को देख सकते हैं। आपने अवश्य ही देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक जो बिजली पहुंचती है, और अभी जो ये आपका बोर्ड आप देख पा रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक विद्युत से चल पा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ कहीं से भी अपनी बिजली जो अपने तक पहुंच पा रही है, और उसके ऊपर जितने भी जो आपके वायर लगे हुए हैं उन वायरों के ऊपर आपको एक पीवीसी नजर आएगी, यानी कि पॉलीवाइनिल जो क्लोराइड नजर आता है। तो ये क्या होता है, ऊष्मा का अपने विद्युत का जो है वो कुचालक होता है, यानी कि ये बैड कंडक्टर होता है, तभी इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले काफी चीजें जो बताई है उसमें ये भी कहा गया था कि किसी भी पदार्थ की जो उसका यूज होता है वो यूज ये तय करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, और ये प्रॉपर्टीज ही तय कर पाती है कि इसका यूज या पीवीसी का जो यूज है वो वायर के ऊपर चढ़ाने में किया जाता है, बल्कि वायर का जो यूज है वो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जो पीवीसी का यूज है
वो वायर के ऊपर ही क्यों किया जाता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, यानी कि जो विद्युत है उससे अपने को टच नहीं हो सकती है, तो इसको बचाने के लिए पीवीसी का यूज किया जाता है। या फिर अपन देखते हैं कि रबर जैसी सामग्री की जो परत है वो कहीं ना कहीं विद्युत तारों के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, और ये कोई आवाज उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक आवाज उत्पन्न करे, तो अपने को देखना है कि ये जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसको भी साथ में काउंट किया जाएगा, और ये जो गुण है वो आपका गुण है ध्वनिक का गुण, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया कि स्कूल की जो घंटी होती है वो घंटी हमेशा मेटल की ही क्यों बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को जिस तरीके से आप उसके ऊपर आघात करोगे, आघात करने पर आपको क्या सुनाई देगा, आपको साउंड सुनाई देगा। और जो स्कूल की बेल होती है वो बेल भी क्या काम करती है, अपने को कहीं ना कहीं सुनने के लिए कि भाई अपना फर्स्ट पीरियड लगा, सेकंड पीरियड लगा, इसको सुनने के लिए ही तो इसका यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, मैं एक बार फिर से पूरे सीक्वेंस के साथ में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेटल्स के जो थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यूज किए गए। आप एक बार फिर पुनः इसका रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जो मेटल्स भी देखा और वो था चमकता का गुण, यानी कि चमकने का गुण, जिसको हमने कहा धात्विक चमक। धात्विक चमक यानी सभी मेटल्स का सरफेस जो है वो चमकीला होता है, यानी वो चमकती रहती है। दूसरा गुण जो हमने देखा आघात वर्धनीयता का गुण, यानी आघात वर्धनीयता का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी मेटल्स को पीटा जाता है तो वो मेटल्स क्या करती है, अपना शेप साइज चेंज कर देती है, यानी पीटने पर वृद्धि करती है। फिर हमने जो गुण देखा वो देखा बेटा तन्यता का गुण, और तन्यता का मतलब ये था कि जब उस किसी को भी आप गर्म करके और उसको एक तार के रूप में खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, ये इसका तन्यता का गुण था। फिर हमने देखा कि उष्मा के सुचालक होते हैं ये, यानी जो उष्मा होती है वो उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर इसका स्थानांतरण हो पाता है। विद्युत रूप से भी ये लोग क्या होती हैं, ये उष्मा के और साथ ही साथ विद्युत के भी सुचालक होते हैं। हमने ध्वनि का गुण भी इसके अंदर देखा, यानी जब इसको आप आघात करोगे या पीटोगे तो उसके अंदर से ध्वनि निकलेगी। तो ये कुछ गुण थे जिन गुणों को हमने इसके भौतिक गुणधर्म का, और इन्हीं सभी भौतिक गुणधर्मों के आधार पर सभी मेटल्स के जो है वो यूज तय होते हैं, यानी ध्वनि के आधार पर उस किसी मेटल्स का अलग यूज होगा। विद्युत रूप से वो सुचालक है तो उसके गुण अलग तय होंगे। उष्मा के दृष्टिकोण से यदि वो सुचालक है तो उसके गुणधर्म अलग से तय होंगे। तन्यता के आधार पर उसके गुणधर्म है अलग तय होंगे। आघात वर्धनीयता के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज रखता है तो उसका यूज भी कहीं अलग जगह पर होगा। चमकने के गुण के आधार पर, जिसको धात्विक चमक कहते हैं, इसके आधार पर भी इसके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज और इसके जो यूज है वो किए जाते हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी किसकी थी, मेटल्स की थी। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी मेटल्स के हम लोगों ने ये देखे कि ये कंप्लीटली इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल के। जरा ध्यान दे, आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल विलोम दिखाई देंगी, ऑपोजिट दिखाई देगी। जिस तरीके से आपकी सारी मेटल्स जो थी वो आपने देखा कि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन वापस आप यदि उसको नॉन मेटल में देखोगे तो वो बैड कंडक्टर आपको मिलेंगे, यानी उष्मा के भी और साथ ही साथ आपके विद्युत के भी ये क्या मिलेंगे, कुचालक मिलेंगे। और बाकी सारे गुण धर्मों के अंदर यदि आप देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ऑलमोस्ट ये सारे गुण अपने विलोम रखने वाले गुण हैं, यानी कि ऑपोजिट रखते हैं। अपन इसको भी देख लेते हैं कि अधातुओं के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने ये भी तो अध्ययन किया है कि धातुओं की तुलना में जो अधातुओं की संख्या होती है वो कम होती है। आपको अभी थोड़ी देर के बाद में एक पीरियोडिक टेबल दिखाई जाएगी, और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बताया जाएगा कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स जो है वो संख्या बल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और आपके उसके बाद में आते हैं नॉन मेटल, और बहुत कम जो आपको मिलेंगे वो मेटलॉइड्स मिलेंगे। तो ये बात अपन जो है वो पीरियोडिक टेबल में करेंगे। जैसे आप लोग कार्बन को देख पा रहे हैं, आप सल्फर को देख पा रहे हैं, आप आयोडीन को देख पा रहे हैं, आप ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं, या हाइड्रोजन जो है, ये सारे कुछ न कुछ अधातुओं के एग्जाम्पल है।
और ये अधातुएं जो होती है वो क्या करते हैं, अपने मेटल से कुछ ऑपोजिट गुणधर्म रखती है। आपको बता दें, ये जो ब्रोमीन है वो भी एक नॉन मेटल है, और जो किस फेज में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। बच्चों इस बात का ध्यान रहे, कई बार आपको वर्ड्स लिखवाते हैं, एक द्रव शब्द है, दूसरा आपको लिखवाया जाता है द्रव्य। द्रव किसी भी पदार्थ की एक अवस्था को बताता है, जबकि द्रव्य जो है वो पदार्थ को ही कहा जाता है। तो ये बार बार आएगा वर्ड्स, आप ध्यान रहे। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। इसके अलावा सारी अधातुएं जो होगी या तो आपके ठोस अवस्था में मिलेगी और या फिर आपकी गैसीय फेज में मिलेगी। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? क्यों नहीं, इनके भी जिस तरीके से धातुएं अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज रखती थी, भौतिक गुण रखते थे, ठीक वैसे ही आपके अधातु जो होंगे वो भी भौतिक गुणधर्मों को रखते हैं। और वो क्या भौतिक गुणधर्म रखते हैं, इसकी बात जो है वो अपन नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। आप सीधा इसमें देखेंगे, इन बिंदुओं के आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि किस तरीके की मेटल की प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल्स की होती है। मेटल्स की हमने खूब सारी पढ़ ली, अभी अपन जो है वो नॉन मेटल्स को देख रहे हैं। अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों पर अपने डिस्कस की, और अभी और अपन जो है वो उन दोनों के बीच में जो है वो विभेद कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल अपने किस तरीके के गुणधर्म अलग अलग रखती है। और इसके आधार पर अपन डिस्कस पर पहुंचेंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको एलिमेंट्स खूब सारे दे दिए गए और उन एलिमेंट्स को आपको क्लासिफाई करना है, उसको वर्गीकृत करना है, तो आप केवल और केवल यदि उसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उसका वर्गीकरण करना चाहो तो नहीं कर सकते हैं। उसको वर्गीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं रासायनिक गुणधर्म भी अपनी इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो एक सामान्य मेटल्स के गुणधर्म होने चाहिए, उसके विरोध, उसके ऑपोजिट गुणधर्म रखते हैं, यानी कि वो उसके अपवाद हो जाते हैं। उसी तरीके से जो सभी नॉन मेटल्स के जो गुणधर्म होने चाहिए और जो होते हैं, उसके कहीं ना कहीं उसके ऑपोजिट गुणधर्म रखते हैं। तो अपन इस मेटल्स के जो जनरली सामान्य जो गुणधर्म होंगे उसके कुछ ऑपोजिट गुणधर्म होंगे, उनकी भी अपन जो है वो बात इसमें कर रहे हैं। पहला बिंदु लिख रहा है कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कहीं ना कहीं कमरे के ताप पर आपको सॉलिड फेज में ही मिलेगी। बच्चों ध्यान दे, मरकरी ही एकमात्र ऐसी धातु है, मेटल है, जो कमरे के ताप पर, यानी कि जिस रूम में अभी अपन खड़े हैं उसके टेम्परेचर पर आपको जो है वो जो है लिक्विड फेज में मिलेगी, और बाकी सारी जो मेटल्स है वो आपको ठोस यानी कि सॉलिड फेज में मिलेगी। आपने एक्टिविटी 3.5 में देखा कि धातुओं का गलना यानी कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ध्यान दें, इनका मेल्टिंग पॉइंट सामान्यतः अधिक मिलेगा, यानी कि इनको यदि आपको पिघालना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी, उष्मा दोगे तभी जाके आपकी मेटल पिघलेगी। लेकिन यहाँ पर आपका ये अपवाद है कि गैलियम और जो सीजियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। और गलनांक बहुत कम होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप अपने हाथ की हथेली पर भी इनको रख देंगे और अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर इसको मिलेगा तो उससे भी ये धातुएं जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य धातुएं जो होती है उनसे अपना विपरीत गुणधर्म ये रखती है, क्योंकि बहुत सारी मेटल्स को हमने देखा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, दो बिंदु जो है वो अभी इनकी अपन चर्चा और कर देते हैं, उसके बाद में अपन बाद में देखेंगे। तो दूसरा बिंदु अपना ये है कि आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीला है, और इसको आप नमक में देख सकते हैं, नमक जो चमकता हुआ दिखाई देता है ये नॉन मेटल होते हुए भी चमकीली है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि सारी जो मेटल्स होती है आपकी, वो सारी मेटल्स जो है उनकी सरफेस आपको मिलेगी, वो सरफेस शाइनिंग करती हुई दिखाई देगी, लेकिन आयोडीन इसका एग्जाम अपना अपवाद हो गया। इसी तरीके से अपना थर्ड पॉइंट ये है कि कार्बन एकमात्र ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में आपको विद्यमान मिल सकती है। प्रत्येक रूप को इसका अपरूप बोलेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो हीरे का एग्जाम्पल देखेंगे, आप ग्रेफाइट का एग्जाम्पल देखेंगे,
तो ये हीरा, ग्रेफाइट वगैरह ये सभी के सभी आपके कार्बन के ही कुछ अप्रूप हैं। इसमें लिखा कि हीरा भी एक कार्बन का अप्रूप है और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आप ध्यान दें कि दुनिया का एकमात्र ऐसा एक नेचुरल ये पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा कठोर अवस्था में सॉलिड फेज में पाया जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दिया जाए कि आपने पहले पढ़ा जब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें आपने देखा कि सभी मेटल्स जो होते हैं वही सॉलिड फेज में होते हैं, लेकिन आपका कार्बन जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी और इसका जो अप्रूप है वो दुनिया का सबसे कठोर जो है वो पदार्थ बनता है। तो इसका मतलब ये कि ये सामान्य नॉन मेटल से जो गुणधर्म है वो अपने विपरीत गुणधर्म रखता है और ये दुनिया का सबसे कठोर जो अपना पदार्थ है। तो आप ये भी ध्यान रहे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे हाई रहेगा और इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ये भी सबसे हाई रहेगा। और दुनिया के जिन पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब हाई रहेगा, इसका मतलब है कि उसको पिघालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की और बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखेंगे कि कार्बन का एक अन्य अप्रूप जिसको हमने ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट भी विद्युत का क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा कि सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये आप एक अपवाद जो है वो देख सकते हैं। अंतिम बिंदु अपना ये है कि क्षारीय धातु है जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से अपन आसानी से काट सकते हैं। यानी कि उनको काटने का मतलब ये है कि इनकी एक तो डेंसिटी और साथ ही साथ में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। इस बात का भी आप ध्यान दें कि जिस किसी भी पदार्थ की डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही पदार्थ वो मुलायम होगा और जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी पदार्थ उतना ही ज़्यादा सॉलिड फेज में जाएगा। और डेंसिटी के बीच में और आपके मेल्टिंग पॉइंट के बीच में एक अच्छा संबंध है। मैं कहूँ कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसको पिघालने के लिए यानी कि उसका गलनांक पॉइंट होगा वो उतना ही